नमस्कार, मैं रविश कुमार। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी है। 12 नवंबर के दिन से ये मजदूर मलबे में फंसे हैं। 17 नवंबर की दोपहर से बचाव कार्य रुक गया क्योंकि यह साफ नहीं हो सका कि बचाव में लगी मशीन टूट गई या उस पर मलबा गिर गया। कुल मिलाकर टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का कोई भी प्रयास अभी तक सफल नहीं हुआ है। 7 दिन हो गए इन मजदूरों को मलबा हटाकर नहीं निकाला जा सका। पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी खराब है और हमारी क्षमता कितनी कमजोर। खुद की लापरवाही और नाकामी पर पर्दा डालने के लिए देवी देवताओं का भी सहारा लिया जा रहा है। सुरंग के मुहाने के पास एक नया मंदिर बना दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा था कि सुरंग बनाने के क्रम में कई पुराने देवी देवताओं के स्थान तोड़ दिए गए। यह उन्हीं की नाराजगी की वजह से हुआ होगा। क्या इसी वजह से सुरंग के मुहाने के पास मंदिर बनाया गया? 41 मजदूरों के जीवित होने की खबरें हैं। निर्माण कंपनी ने कहा है कि उनसे संपर्क है और मजदूरों के पास भोजन और ऑक्सीजन है। अब तो मीडिया को भी करीब जाने नहीं दिया जा रहा है। यह बात कई पत्रकारों ने हमें कही है। फंसे हुए मजदूरों के परिवार कई दिनों से सुरंग के आसपास रह रहे हैं। राज्य सरकार ने इनके लिए बेहतर इंतजाम के आदेश भी दिए हैं और अधिकारियों की तैनाती भी की है, मगर सवाल 41 मजदूरों के बच निकलने का है। बचाव कार्य शुरू हुआ 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक किसी भी मजदूर को क्यों नहीं निकाला जा सका? परिवार वाले कहते हैं कि उन्हें प्रशासन से बचाव कार्य की नियमित जानकारी नहीं मिल रही है। ये उनके आरोप हैं। इस सुरंग में फंसे होने के कारण 41 मजदूरों की जिंदगी का एक एक पल दांव पर लगा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मजदूर इनमें फंसे हैं। कभी काम रोक दिया जाता है, कभी रुक जाता है, कभी मशीन खराब हो जाती है। मजदूरों के पास भोजन और ऑक्सीजन है। मजदूरों के परिवारों को बताया जा रहा है कि वे टनल के भीतर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। 17 नवंबर की दोपहर जब काम बंद हो गया तो 18 नवंबर की सुबह तक चालू नहीं हो सका। 41 लोगों की जान फंसी है और सब कुछ रूटीन की तरह होता नजर आ रहा है। हिमालय पर्वतमाला में जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, विकास और ऑल वेदर रोड के नाम पर लोगों ने सोचना और सुनना बंद कर दिया है। यह उसी का नतीजा है कि हर कुछ समय के बाद हमारे सामने कोई आपदा नजर आती है, खड़ी रहती है और हम फिर से उन्हीं सारी बातों को दोहरा रहे होते हैं जो पिछली आपदा के समय कही जा चुकी होती हैं। इन मजदूरों को बचाने के अलावा जो दूसरे सवाल हैं उन पर कभी भी तरीके से समीक्षा नहीं होती, पुनर्विचार नहीं होता। एक बार फैसला हो गया तो सारी ताकतें सरकार के उन फैसले को सही ठहराने में लग जाती हैं। इस हादसे का कौन जिम्मेदार है, कितनी लापरवाही हुई है, यह सवाल उठते तो हैं मगर बेमौत मर जाते हैं। आपको याद होगा 2006 में जब हरियाणा में प्रिंस नाम का 4 साल का बच्चा पाइप में गिर गया, तब न्यूज चैनलों पर तब तक कवरेज हुआ जब तक वह बाहर नहीं निकला। 41 मजदूरों के फंसे होने का कवरेज तो हुआ है, लेकिन प्रिंस के पैमाने के सामने कुछ भी नहीं। इस सवाल का भी जवाब ढूंढा जाना चाहिए कि 41 मजदूरों के सुरंग में फंसे होने पर 2006 के जैसा कवरेज क्यों नहीं हो सका। 2023 का भारत बहुत अलग है। आज के भारत के पत्रकार सत्ता के टनल में फंस गए हैं। 2006 का भारत होता तो इन्हीं में से कई सारे पत्रकार और संपादक दिवाली मिलन में प्रधानमंत्री के साथ दिखने का मोह छोड़कर सिलक्यारा सुरंग का कवरेज करने चले गए होते। विधायकों से लेकर सांसदों का दौरा हो रहा होता और दिवाली मिलन स्थगित हो चुका होता। यहां तो मीडिया का सत्ता से दिवाली मिलन हो गया है। आप दिवाली मिलन की इन लाइव तस्वीरों से कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। याद रखना चाहिए कि यहां पत्रकारों के साथ शुभचिंतक के रूप में दिख रहे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से लेकर आज तक इनके बीच लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। कुरुक्षेत्र की घटना में जो बच्चा फंसा था उसके पिता भी दिहाड़ी मजदूर थे। तब लगता था कि सारा देश उनके साथ खड़ा है। आज उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूर फंसे हैं, सारा मीडिया प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। नई संसद और दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने उसमें काम करने वाले श्रमिकों का सम्मान किया था। यहां 41 मजदूरों के फंसे होने के बाद भी दिवाली मिलन चलता रहा, जहां 10 साल में एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले प्रधानमंत्री पत्रकारों को प्रवचन दे रहे हैं कि डीप फेक का खतरा है।
यह एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए किसी की भी आवाज और चेहरा बनाकर उससे कुछ भी करता हुआ या बोलता हुआ दिखाया जा सकता है। मगर डीप फेक के उदाहरण में भी प्रधानमंत्री ने फेक उदाहरण दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका ही डीप फेक से वीडियो बना दिया गया जिसमें वे गरबा डांस करते देखे जा सकते हैं। इस पर ऑल्ट न्यूज के जुबैर ने ट्वीट किया कि वह वीडियो सही है, डीप फेक से नहीं बना है। उस वीडियो में प्रधानमंत्री के ही मशहूर हमशक्ल गरबा कर रहे हैं। तो यह 2006 का भारत नहीं है, इसलिए एक सुरंग में 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। हम चाहे जितना भी दावा कर लें कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, बस अपने आसपास अस्पताल से लेकर सड़क निर्माण और सड़कों की हालत देख लीजिए, ट्रैफिक की हालत देख लीजिए, आपको इन दावों की सच्चाई का पता चल जाएगा। गरीबी इन मजदूरों को बार बार उसी असुरक्षित और जानलेवा माहौल में काम करने के लिए ले जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में मनजीत लाल की कहानी छपी है। उत्तरकाशी के सुरंग में मनजीत लाल भी फंस गए हैं। 1 साल पहले उनके बड़े भाई मुंबई में ऊंची इमारत के निर्माण में काम कर रहे थे। वहां करंट लगने से उनकी मौत हो गई। एक भाई की मौत के बाद भी दूसरा भाई उसी मजदूरी की दुनिया में जाता है जहां सुरक्षा के मानक बेहद कमजोर तरीके से लागू किए जाते हैं। पता चलता है कि हम गरीब मजदूरों की जान की परवाह केवल प्रधानमंत्री के भाषणों में ही होता हुआ देखते हैं। सुरंग की दुर्घटना को कवर कर रहे पत्रकारों और मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने सुनने से यही दिखाई दे रहा है कि सुरंग के निर्माण कंपनी से कई सारी चूक हुई हैं। पहली चूक यह है कि जहां सुरंग बन रही है वहां के चट्टानों की क्षमता को नजरअंदाज किया गया। क्या विस्फोटकों को सहने की क्षमता उनमें थी? इसे नजरअंदाज किया गया। क्या बहुत ज्यादा विस्फोटक इस्तेमाल किए गए? यह भी एक सवाल है। टनल बनाने की जब अपनी तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है दुनिया भर में, पहाड़ों के लिए भी यह सुरक्षित मानी जाती है, तब फिर विस्फोट का सहारा क्यों लिया गया? दुर्घटना क्यों हुई? दूसरी चूक यह है कि जैसे जैसे सुरंग का निर्माण होता है पीछे पीछे एक पाइप भी डाली जाती है जिसे ह्यूम पाइप कहते हैं। मलबा गिरने के वक्त मजदूर इसका इस्तेमाल बाहर आने के लिए करते हैं। अगर यह पाइप होती तो इनके जरिए मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा सकता था। अब सवाल है कि पाइप क्यों नहीं थी? क्या बिछाई ही नहीं गई या कुछ समय पहले इसे निकाल लिया गया? तो क्यों निकाला गया? इस पाइप को तभी निकाला जाना चाहिए जब सुरंग आवाजाही के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इन सवालों के पीछे यह देखा जा रहा है कि आमतौर पर कंपनियां ऐसे मानकों का गंभीरता से पालन नहीं करती हैं। एक अखबार ने लिखा है कि यहां पर बिछे इस पाइप को कुछ समय पहले निकाल लिया गया। इस हिसाब से भी यह गलत हुआ। जब तक काम चल रहा है यह पाइप कैसे निकाली जा सकती थी? कांग्रेस भी इसे लेकर सवाल उठा रही है। हिमालय के विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में टनल बनाना ज्यादा सुरक्षित होते हैं अगर उनका ठीक से सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी कोई नई भी नहीं है, काफी अनुभवी है। आंध्र प्रदेश की नवयुग कंपनी ने ही ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा पुल बनाए हैं, जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता है। तब फिर यह दुर्घटना क्यों हुई? उत्तरकाशी की सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में जिस तरह से जो हादसा हुआ है वो वास्तव में एक जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से जो निर्माण में जो कंपनी इन्वॉल्व है उन्होंने किस तरह से सुरक्षा मानकों की अनदेखी करी, और ये लगभग आपराधिक है और ये एक तरह से सामूहिक हत्या का जैसा मामला की पृष्ठभूमि बनाई गई है। देखिए, हिमालय सब जानते हैं भंगुर पहाड़ है। हिमालय में इस तरह के सुरंगें वैसे तो अगर मतलब सड़कों से मैं देखता हूं कि जिस तरह से सड़क निर्माण हो रहा है उसमें सुरंग शायद अपेक्षाकृत सुरक्षित चीज़ होनी चाहिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि जो उसके सुरक्षा के मापदंड हैं उनका पालन किया जाए। अब बहुत ग्लोबली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है सुरंग निर्माण के लिए, जिसमें कि स्पष्ट और सुरक्षा प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखा गया है, प्रायः देखा गया है, खासकर सड़क जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो सुरंगें बन रही है उसमें जियोलॉजिकल कंसिडरेशन बहुत लीस्ट किया जाता है या बिल्कुल ही नहीं किया जाता, खाली लिपापोती की जाती है। और सुरंगों में को जबकि हर समय सुरंग को मॉनिटर करने के लिए निर्माणाधीन सुरंग में हर समय एक जियोलॉजिस्ट मौजूद होना चाहिए। एक बात तो ये नहीं की गई। दूसरा, प्रेस्क्राइब्ड जो टेक्नोलॉजी है वो टीबीएम के थ्रू टीबीएम के माध्यम से मतलब
टनल बोरिंग मशीन के माध्यम से बनाए जाने चाहिए सुरंगें। लेकिन यहाँ हमने देखा कि हाईवे में जितनी भी सुरंगें बन रही है वो केवल ये ब्लास्टिंग से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घातक है। तीसरी बात ये है, सुरक्षा के जितने भी उपाय आप देख रहे होंगे, यहाँ 5 दिन से खाली हाथ पांव मारे जा रहे हैं। समुचित सुरक्षा का कुछ भी प्रावधान वहाँ पे नहीं किया गया था। जिस पाइप को वो साथ में घुसाने की बात अब कर रहे हैं, वो पहले ही से वहाँ निर्माण के साथ साथ उसको रखना चाहिए था। आपातकालीन व्यवस्था कुछ नहीं है। मुझे इसके केस में ये लगता है कि जो ये शेयर जोन है, शेयर जोन का मतलब ये हुआ कि जैसे दो चट्टानें आपस में रगड़ी हैं, उनके कारण दो तरफ की चट्टानों के कारण वहाँ पे शेयरिंग हो गई है, वहाँ पे क्रम्पलिंग हो गई है, रॉक्स बुरी तरह से वहाँ पे मिट्टी बन गए हैं और ये वहाँ पे वहाँ पे लगातार झड़ रहा था माल और ये टनल तो आगे तक बन गई है। मुझे लग रहा है इस बीच इन्होंने एक तो उस पर प्रॉपर एंकरिंग नहीं करी, सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, दूसरा इन्होंने मुझे लगता है अंदर फिर अनकंट्रोल ब्लास्टिंग करी, जिसकी वजह से ये शेयर जोन भरभरा कर गिर पड़ा। तो यह एक इस समय हम इससे एक लेसन ये ले सकते हैं कि जितनी भी निर्माणाधीन सुरंगें हैं उनका एक रोबस्ट सुरक्षा की ऑडिटिंग की जाए। जो सुरक्षा प्रोटोकॉल अगर अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, इसकी ऑडिटिंग की जाए और ये बहुत आपराधिक तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। इस कंपनी के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। यह प्रोजेक्ट 853 करोड़ का है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में सुरक्षा का यह हाल है। कंपनी ने सुरक्षा मानकों को लेकर लापरवाही की या कंपनी उस सच को टाल नहीं पाई कि यह इलाका बहुत कमजोर है। यहां इस तरह के टनल बनाना खतरे से खाली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट पढ़ने से यही पता चला कि 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने के बाद भी सुरक्षा और बचाव के इंतजाम नहीं थे। नियमों के अनुसार हर 10 मीटर पर मिट्टी से लेकर चट्टान की क्षमता की जांच होती है। क्या निर्माण कंपनी को ऐसे संकेत मिले कि आगे खतरा हो सकता है या इसकी जांच नहीं की गई और मजदूरों को सुरंग में काम करने के लिए भेज दिया गया? खबरों में यह भी लिखा है कि कहीं कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है। अगर सेफ्टी पॉइंट होता तो मजदूरों के बाहर आने का रास्ता भी होता। कई बार कंपनियां प्रोजेक्ट रिपोर्ट में अपने हिसाब से चीजों को दिखा देती हैं जिनका जमीन की सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता। स्थानीय पत्रकार कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के दस्तावेजों में जो लिखा है और जो जमीन पर दिखता है, दोनों में काफी अंतर है। शुरू से ही इस इलाके की जियोलॉजिकल स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, सभी की सुरक्षा जांच कराई जाएगी, लेकिन यह काम तो रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इसके बिना तो काम ही नहीं शुरू होना चाहिए था। हमने प्रायः देखा है कि जिस तरह की टनल्स, ये इसके बहाने अगर और टनल्स पे बात की जाए तो हमने देखा है कि तपोवन विष्णुघाट परियोजना के दौरान जो टनल निर्माण में भी जो बहुत लापरवाहियाँ हुई हैं और सुरक्षा के जो मापदंड हैं उनके साथ जो बहुत अवहेलना उससे पहले भी हुई है। चाहे वो उनकी टीवीएम वहाँ फंसी हो या वो ब्लास्टिंग जो करते हैं उसका देखो, या जो वहाँ एक्विफर, पानी का एक्विफर अंडरग्राउंड पंचर हुआ हो, ये सारी चीज़ें ये इन वायलेशन की श्रेणी में आती हैं। और ये हमने देखा है कि जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें जो टनल निर्माण में जिस तरह के ब्लास्टिंग का उपयोग किया जा रहा है, उससे जो ओवरलाइंग जो स्लोप्स हैं उन पे जितने भी हाइड्रो पावर, जितने भी सोते थे, पानी के सोते जितने थे स्रोत थे, बहुत बड़ी तादाद में वो सूख गए हैं। किसी भी प्रोजेक्ट में दुर्घटना के वक्त हमारी तैयारी कितनी होती है, एक बार फिर से साफ हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेंसी कंपनी के विशेषज्ञ उत्तरकाशी बुलाए गए। वहीं इंदौर से एयरलिफ्ट कर मंगवाई गई मशीन देर रात जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से चली है। मशीन के पार्ट्स कंडीसौड़ पहुंच गए हैं। यह सभी 4 धाम परियोजना का हिस्सा हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। जिस नवयुग कंपनी को यह सुरंग बनाने का काम मिला है, उसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट में 2072 करोड़ का काम भी मिला है। वैसे तो पूरा प्रोजेक्ट 23,000 करोड़ का बताया जाता है। ऑल वेदर रोड से गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस रास्ते में बर्फबारी बहुत होती है। पिछले कुछ साल में 4 धाम परियोजना पर कितने ही सवाल उठे, कितनी दुर्घटनाएं सामने आई, मगर इस परियोजना पर कोई पुनर्विचार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अब मुहर है। लगातार हो रही ब्लास्टिंग ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया है। ज्यादा विस्फोट होने से पहाड़ों का पानी सुरंगों में रिसने लगता है, सुरंगें धंस जाती हैं। पहाड़ तो कमजोर होते ही हैं, सुरंगें भी खतरनाक हो जाती हैं।
इलाके के जानकार बताते हैं कि यहाँ का पहाड़ कच्चा है, कठोर पत्थर कम है। तमाम भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 4 धाम परियोजना में विस्फोटकों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से हिमालय के पहाड़ और कमजोर हो रहे हैं। विकास और विस्फोट में संतुलन बिठाया जाना चाहिए और इसकी समझ भी कि इस छोटे से राज्य में हमें कितनी सड़कें चाहिए, कितने पुल चाहिए, कितनी सुरंगें चाहिए। हिमाचल प्रदेश का हाल हमने देखा है। हफ्ते भर की बारिश में सैकड़ों सड़कें बह गईं और इतने ही पुल टूट गए। उम्मीद की जानी चाहिए कि 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।